Hello everyone, this is me Ishita and you are watching Ignu Pathshala. Today we will discuss corporate governance. Okay, unit number 10. ये चैप्टर है ना तो थोड़ा डिफिकल्ट टाइप से मतलब जो उसकी लैंग्वेज है थोड़ा कॉन्सेप्ट्स है थोड़ा कॉम्प्लेक्स है स्टिल हम उसको कोशिश करेंगे जितना हो सके सिंपलर वे में समझें स्टार्ट करते हैं विद चैप्टर फर्स्ट टॉपिक है हमारा हमें मीनिंग समझना है कॉर्पोरेट गवर्नेंस का और क्या ऑब्जेक्टिव है कॉर्पोरेट गवर्नेंस का तो ये जो कॉर्पोरेट टर्म है ये ओरिजिनेट हुआ लैटिन वर्ड कॉर्पस से जिसका मतलब है एक बॉडी प्रॉपर कॉइन किसने किया था इस टर्म को कैडबरी कमेटी ने कॉइन किया था कब 1992 में कॉर्पोरेट गवर्नेंस को हम जनरली डिफाइन करते हैं एज अ सिस्टम बाय विच कंपनीज आर डायरेक्टेड एंड कंट्रोल्ड सॉरी हम सुनते हैं ना कि कॉर्पोरेट वर्ल्ड है यहाँ पे बड़ी बड़ी कंपनियां होती है एमएनसीज होती हैं ठीक है काफी अच्छी सैलरी होती है काफी अच्छी फ्रीडम होती है सब लोग चाहते हैं कि हम कॉर्पोरेट ज्वाइन करें है ना अच्छी कंपनी के साथ काम करें तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस का पार्ट क्या है गवर्नेंस में हम कैसे क्या देख रहे हैं कि कैसे वो कंपनियां गवर्न की जा रही हैं कैसे उन कंपनियों को रूल किया जा रहा है कैसे वो डे टू डे जो है वहां पे एक्टिविटीज हो रही हैं तो यही सारी चीजें आती हैं कॉर्पोरेट गवर्नेंस के अंदर ऐसा सिस्टम जहाँ पे कंपनियों को कैसे डायरेक्ट किया जा रहा है रूल्स एंड रेगुलेशन प्रॉपर कैसे उनको कंट्रोल किया जा रहा है ठीक है जिससे जो कंपनीज हैं उनके अंदर एक कोऑर्डिनेशन रहे ठीक है एक सिंगल रूल सिस्टम हो हर एक कंट्री में अलग अलग रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं ओके नेक्स्ट इज कोर मैकेनिक्स क्या है It serve as a framework guided by ethics, value, morals and legal rule to direct and monitor a business towards its goal. यानी कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस क्या सर्व करता है एक ऐसा फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है कि जिसके अंदर जो है कंपनी के अंदर कैसे एथिक्स हैं वैल्यूज क्या है किसी पर्टिकुलर कंपनी की उनके मॉरल्स क्या है किस बेसिस पे वो अपने आप को गवर्न करें हर एक कंपनी का एक अपना मोटो होता है ना कि हर एक कंपनी अलग अलग चीजों की होती है जैसे कोई होगा बीपीओ हो गया है ना की सर्विस प्रोवाइड कर रही है कोई कंपनी ऐसी होगी जो प्रोडक्शन कर रही है प्रोडक्ट बना रही है कपड़े बना रही है इस टाइप से तो हर एक कंपनी का जो है अलग गोल होता है अलग एथिक्स होते हैं अलग वैल्यूज होते हैं मॉरल्स होते हैं एज वेल एज हर एक कंपनी की अपने रूल्स एंड रेगुलेशन अलग होते हैं जो गवर्नमेंट रूल एंड रेगुलेशन बना रही है वो तो अलग होते ही है बट खुद की कंपनी के भी एक अपने रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं कि भाई हमारे यहाँ पे एम्प्लॉयज को ऐसे आना होगा ये फलान ढिमकान जैसे भी लेंस कार्ड का वायरल हुआ था ना कि वहां पे क्या रूल्स एंड रेगुलेशन थे एम्प्लॉय के लिए कि आप जो है मंगलसूत्र पहन के नहीं आ सकते कलावा नहीं होना चाहिए ब्ला 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 जो भी है ठीक है तो ये सब किस चीज के अंदर आता है वैल्यूज के अंदर आता है किसी कंपनी की रूल लीगल रूल्स है उनके अंदर आता है अगर कंपनी ने बोल दिया कि आप नहीं आ सकते ये चीज पहन के या इस अटायर में आप नहीं आ सकते तो आप नहीं आ सकते हो ओके नेक्स्ट अब ये सारी चीजें रखी जाती हैं एथिक्स फॉलो किए जाते हैं वैल्यूज मॉरल फॉलो किए जाते हैं एक बिजनेस को सक्सेसफुली रन करने के लिए टुवर्ड्स इट्स गोल ठीक है गोल क्या होता है मैक्सिमम प्रॉफिट कमाना हर एक कंपनी का यही गोल होता है नेक्स्ट इज प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव यही है कि जितना हो सके हम अपनी कंपनी के अंदर क्या रखें ट्रांसपेरेंसी रखें ठीक है ट्रांसपेरेंसी का मतलब क्या होता है जो इन्वेस्टर हैं जो भी हमारी कंपनी में लोग इन्वेस्ट करेंगे ऐसा तो है नहीं ना कि पर्टिकुलर जैसे कि अगर गूगल भी है ना तो गूगल का मे बी सीईओ एक हो ठीक है ऑनर एक हो सकता है बट उसके अंदर जो शेयर है इन्वेस्टर्स बहुत सारे लोग इन्वेस्ट करते हैं ठीक है नेक्स्ट कस्टमर्स उस कंपनी की सर्विसेज से या प्रोडक्ट से सेटिस्फाइड हो ठीक है एम्प्लॉयज को एक ऐसा एनवायरनमेंट मिले जहाँ पे लोग अच्छे से वर्क कर पाए तो ये सब क्या है कुछ प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होते हैं किसी भी कंपनी के नेक्स्ट इज द बैलेंसिंग एक्ट दिया था एड्रियन कैडबरी ने जिन्होंने बोला कि it aims to balance economic and social goal alongside individual communal alignment, encouraging the efficient use of resources while enforcing strict accountability. देखो अब ये लैंग्वेज बहुत कॉम्प्लेक्स लगी होगी बुकिश लैंग्वेज है प्रॉपर मैंने खुद से कुछ नहीं लिखा तो इन्होंने ये बोला कि बैलेंस करके चलना इकोनॉमिक में हम क्या देख रहे हैं कि भाई हमारी जो कंपनी है उसका मैक्सिमम प्रॉफिट हो ठीक है सोशल गोल्स के अंदर हम क्या देख रहे हैं सोशल गोल्स के अंदर क्या आएगा कि हम अपनी कंपनी का प्रॉफिट भी देखें एज वेल एज जो लोग हमारी कंपनी से जुड़े हुए हैं चाहे वो हमारे कस्टमर हो ठीक है चाहे वो हमारे एम्प्लॉय हो चाहे वो शेयर होल्डर हो या किसी ने इन्वेस्ट कर रखा हो उन सब लोगों को भी क्या करें हम बैलेंस लेके चलें खाली हम अपनी कंपनी के प्रॉफिट की तरफ ध्यान ना दें एम्प्लॉयर को एक ऐसा एनवायरनमेंट मिलना चाहिए जहाँ पे वो वर्क कर पाए अच्छे से ठीक है जो हमारे कस्टमर है कंपनी से जुड़े हुए हैं उनको सर्विसेज प्रोडक्ट ऐसे मिलने चाहिए कि वो सेटिस्फाइड रहे ठीक है
अब यहाँ पे शेयर होल्डर्स का हम क्या बोल सकते हैं, शेयर होल्डर जो शेयर होल्ड करते हैं कंपनी के अंदर, उनके पास प्रॉपर फ्रीडम होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि जो जिस कंपनी के अंदर जिसका ज्यादा शेयर है वो खाली अपनी मनमानी चला रहा है, ठीक है, जिसका 2% शेयर है उसकी बात ही नहीं सुनी जा रही है। तो इस टाइप की जो सिचुएशन है वो नहीं होनी चाहिए। सब लोगों को इक्वली एक साथ लेके जो है, बैलेंस करके जो है हमें चलना चाहिए। हमें क्या मतलब, जो भी कंपनी है, ये प्रॉपर जो भी कंपनियां हैं उनको चलना चाहिए। नेक्स्ट इज टू ऑपरेशनल व्यूज। मेरी आदत है हमें हमें कहने की, तो उससे कॉमन जनता से रिलेट मत करना, ठीक है, जो मैं टॉपिक समझा रही हूँ उससे रिलेट करना। नेक्स्ट इज टू ऑपरेशनल व्यूज। अब दो व्यूज इसके अंदर आते हैं। फर्स्ट इज नैरो व्यू, जो सिर्फ फोकस करता है लीगल रूल्स रेगुलेशन एक कंपनी के, ये कंपनी किस बेसिस पे रन कर रही है, क्या उसके रूल्स रेगुलेशन है, ठीक है। नेक्स्ट आता है ब्रॉडर व्यू, ठीक है, जो बात करता है रिलेशनशिप की, ठीक है, किसके बीच का रिलेशनशिप, ज्यादा फालतू का दिमाग मत चलाओ। रिलेशनशिप मतलब जो हमारा प्रॉपर कंपनी के अंदर जो एम्प्लॉयज हैं, जो सीईओ है, ठीक है, जो एग्जीक्यूटिव टीम है, पूरी मैनेजमेंट टीम है, उन सब के आपस का बीच का नेटवर्क, ठीक है, कैसे वो आपस में कोऑर्डिनेट करे हैं, कैसे कोऑर्डिनेशन है उनके बीच में, कैसे वो कोऑपरेट होके एक कंपनी को रन करें सक्सेसफुली। नेक्स्ट इज की स्टेक होल्डर एंड गवर्नेंस स्ट्रक्चर। अब क्या गवर्नेंस स्ट्रक्चर होता है किसी भी कंपनी के अंदर, तो सबसे पहले आते हैं शेयर होल्डर, ठीक है, जो ओनर है कंपनी का, जिन्होंने इन्वेस्ट कर रखा है अपना हार्ड अर्न मनी कंपनी के अंदर। नेक्स्ट इज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर आते हैं। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का क्या काम होता है, स्ट्रैटेजी अरे यार, गर्मी ना सर चढ़ चढ़ के बोल रही है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का काम होता है स्ट्रैटेजी बनाना। एक तो क्या होता है ना कि वॉइस क्लियर जाए इसलिए फैन बंद करना पड़ता है, फैन बंद करना पड़ता है तो फिर गर्मी लगती है, फिर मैं बौखला जाती हूँ। नेक्स्ट इज सॉरी 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 नेक्स्ट इज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, ठीक है। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का क्या काम होता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का काम होता है रूल्स एंड रेगुलेशन से हटके काम करना। मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मेन इनका काम होता है ऐसी स्ट्रेटजीज बनाना जिससे कंपनी की ग्रोथ अच्छी हो, ठीक है, ये सब चीज मैनेज करते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हम पढ़ रहे हैं ना कि यहाँ पे प्लूरल है, यानी कि ऐसा नहीं कोई एक बंदा होगा, नहीं, यहाँ पे टीम होती है प्रॉपर मल्टीपल लोगों की, ठीक है, जिसमें बहुत सारे जो लोग स्किल्ड होते हैं, जिनको ज्यादा एक्सपीरियंस है, ठीक है, वो सब आते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के अंदर एक कंपनी के। इनसे ऊपर कौन होते हैं, शेयर होल्डर, जो रियल ऑनर्स हैं। मान लो 5 लोग होंगे या 3 लोग, 2 लोग, जो भी होंगे शेयर होल्डर्स, जो ऑनर होंगे कंपनी के, उसके नीचे आते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। नेक्स्ट इज एग्जीक्यूटिव मैनेजमेंट। एग्जीक्यूटिव मैनेजमेंट के अंदर वो लोग आते हैं जो रन कर रहे हैं डेली बिजनेस ऑपरेशन, जैसे कि मैनेजर हो गया, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल एक कंपनी की मल्टीपल ब्रांच है, ठीक है, तो अलग अलग ब्रांच पे जो है डिफरेंट मैनेजर्स होंगे, फिर मैनेजर के नीचे भी जो है स्मॉल मैनेजर आता है। स्मॉल मैनेजर मतलब मुझे इतना कॉर्पोरेट का एक्सपीरियंस नहीं है, मैंने कॉर्पोरेट में काम नहीं किया, बट मैनेजर के नीचे भी एक होता है जो मैनेजर की चमचागिरी करता है, समथिंग कुछ होता है, बट मैनेजर मेन आ गया मैनेजमेंट का काम, कि जो मैनेज कर रहा है चीजों को डेली, कि भाई इतने एम्प्लॉयज आ रहे हैं, इस टाइम आ रहे हैं, इस टाइम जा रहे हैं, कौन छुट्टी पे है, क्या कंपनी को रिक्रूटमेंट की जरूरत है और एम्प्लॉयज की नीड है, ठीक है, जो टारगेट है डेली बेसिस पे वो पूरा हो पा रहा है नहीं हो पा रहा है, ये सब काम किसके हाथ में होता है, एग्जीक्यूटिव मैनेजमेंट के हाथ में होता है। नेक्स्ट, द कोर प्रिंसिपल ओईसीडी बेंचमार्क। अब ओईसीडी प्रिंसिपल्स ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस को कब दिए गए, 2004 में दिए गए। फर्स्ट बात क्या थी यहाँ पे, कि इफेक्टिव फ्रेमवर्क बेसिस गवर्नेंस होनी चाहिए किसी भी कॉर्पोरेट के अंदर। सो यहाँ पे क्या बोला गया कि प्रमोट ट्रांसपेरेंट एफिशिएंट मार्केट दैट अलाइन विद द रूल ऑफ लॉ क्लियरली डिफाइन स्प्लिट इन रिस्पॉन्सिबिलिटी अमंग रेगुलेटरी एंड इन्फोर्समेंट बॉडी। यहाँ पे बोला गया कि हर एक जो ब्रांच है ना किसी भी कंपनी के अंदर, उनका रोल जो है क्लियरली जो है उन्हें पता होना चाहिए कि उन्हें क्या काम करना है, ठीक है। जैसे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का क्या काम है, कि एक कंपनी के लिए, कंपनी को कैसे हम आगे और भी ज्यादा सक्सेसफुली ग्रो कर सकते हैं, या अगर कोई कमी है कंपनी के अंदर तो उसको हम कैसे ओवरकम कर सकते हैं, इस टाइप की स्ट्रेटेजीज बनाना। तो उनको अपना रोल बिल्कुल क्लियर है, ठीक है। नेक्स्ट अगर एम्प्लॉयज है, एम्प्लॉयज का क्या काम है, वहां पे काम करना, ठीक है, जो भी उन्हें सेट टारगेट्स दिए गए हैं उनको कंप्लीट करना, ये एम्प्लॉय का काम है। मैनेजर का क्या काम है, पूरी कंपनी जो भी ब्रांच उसको दी गई है, जो भी एरिया उसको दिया गया है, उसको मैनेज करना प्रॉपरली। नेक्स्ट इज शेयर होल्डर राइट्स एंड ओनरशिप। तो देखो, सेकंड पॉइंट कहता है कि जो भी शेयर होल्डर है कंपनी के अंदर, ठीक है, उनके राइट और ओनरशिप को फेयर क्या देना चाहिए, हमें शेयर देना चाहिए कॉर्पोरेट प्रॉफिट के अंदर। इसका मतलब क्या है कि देखो, अगर एक कंपनी है, हम एग्जांपल करते हैं, ये एक कंपनी है, ठीक है, उसमें हो सकता है 40% किसी के पास हो, ठीक है, 30% किसी के पास हो, 20% किसी के पास हो, 10% किसी के पास हो।
तो जो 10% वाला है ऑब्वियसली उसका कम शेयर है कंपनी के अंदर, उसने कम पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है। तो ऐसा नहीं है कि भाई ये जो 40% वाला है पर्सन वो ठीक है, सभी लोगों को इक्वल क्या मिलना चाहिए, सेम मिलनी चाहिए, इक्वल वॉइस मिलनी चाहिए कि सभी लोगों की बात सुननी चाहिए वहां पे। ऐसा नहीं है कि जिसके पास ज्यादा शेयर है वो बस अपनी मनमानी चलाए। ठीक है, तो ये है कि हर एक शेयर होल्डर पे अपने राइट्स होने चाहिए, अपने ऑनरशिप राइट्स होने चाहिए। अब ये कैसे होगा, तो प्रॉपर टाइप की वोटिंग वोटिंग होनी चाहिए कंपनी के अंदर भी। भाई अगर मान लो कोई न्यू चीज हम इंट्रोड्यूस करना चाह रहे हैं तो उससे सब लोग एग्री करें। ठीक है, ये बात है मेन। नेक्स्ट इज इक्विटेबल ट्रीटमेंट। नेक्स्ट पॉइंट भी ये कहता है कि इंश्योर इक्वल ट्रीटमेंट फॉर ऑल शेयर होल्डर एक्सप्लिसिटली कवरिंग माइनॉरिटी एंड फॉरेन इन्वेस्टर। तो कभी कभी क्या होता है, किसी कंपनी के अंदर फॉरेन से भी लोग जो है इन्वेस्ट करते हैं। ठीक है, ये कोई भी फॉरेन, मान लो किसी की फॉरेन में बिजनेस ब्रांच होगी तो उन्हें लगा कि मुझे यहाँ पे भी पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए, कहीं अदर जगह पे भी इन्वेस्ट करना चाहिए, तो उन्होंने इन्वेस्ट किया है। तो ऐसा नहीं है कि अगर कोई फॉरेन इन्वेस्टर है तो उनकी वॉइस हम क्या करते हैं, इग्नोर करते हैं। ठीक है, एंड अगर ऐसा होता है कि कोई कंपनी क्या करती है, जो माइनर है जिसने कम इन्वेस्टमेंट किया हुआ है उसकी बात को इग्नोर करती है, तो हम क्या कर सकते हैं, लीगल एक्शन ले सकते हैं उसके खिलाफ, कोर्ट में जा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज रोल ऑफ स्टेक होल्डर। अब स्टेक होल्डर का रोल क्या है, स्टेक होल्डर कौन होते हैं, मैंने आपको यूनिट 4 में आई गेस बताया है कि स्टेक होल्डर कौन होते हैं। स्टेक होल्डर वो होते हैं जिन पे इम्पैक्ट पड़ता है किसी भी पॉलिसी का। ठीक है, किसी भी पॉलिसी का या फिर कोई भी लॉ का, जो कौन बनाए, गवर्नमेंट बनाए। जब हम गवर्नेंस पढ़ रहे थे, अब यहाँ पे हम क्या पढ़ रहे हैं, कॉर्पोरेट गवर्नेंस पढ़ रहे हैं, तो हम यहाँ पे कंपनी के हिसाब से देखेंगे कि अगर कंपनी कोई भी काम कर रही है तो उसका इम्पैक्ट जिन लोगों पे पड़ रहा है वो स्टेक होल्डर के अंदर आएंगे। अब आप खुद सोचो कि एक कंपनी के इम्पैक्ट किन किन लोगों के ऊपर पड़ सकता है, जो एम्प्लॉयज कंपनी के अंदर काम कर रहे हैं, है ना, और जो लोग कंपनी से जुड़े हुए हैं। और कौन लोग हो सकते हैं जो कंपनी से जुड़े हुए हैं, कस्टमर, है ना, जो कॉमन जनता है वो कैसे किसी कंपनी से जुड़ी हुई होगी, अगर हम उनका कोई प्रोडक्ट खरीदते होंगे, कोई सर्विसेज खरीदते होंगे, तो ऐसे हम जुड़े हुए होंगे उस कंपनी से। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोला गया है कि स्टेक होल्डर एंड इंकरेज कॉपरेशन क्रिएटिंग सस्टेबल फाइनेंशियली साउंड इंटरप्राइज। यानी कि एक ऐसा एनवायरमेंट बनाना कि जहां पर जो नॉन शेयर होल्डर है, मतलब जो कॉमन सिटीजन है, ठीक है, अगर वो किसी कंपनी का प्रोडक्ट खरीद रहा है तो उसका मतलब ये तो है नहीं ना कि उसने उसका शेयर है उस कंपनी के अंदर। शेयर तो उन लोगों का ही है ना जिसने पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है। फिर भी हमारा शेयर नहीं है कॉमन जनता का, स्टिल जो है स्टेक होल्डर्स को की जो इंपॉर्टेंस है उसको कंपनी को रिकॉग्नाइज करना चाहिए। हमेशा जो है किस चीज की तरफ काम करना चाहिए कि जो हमारे कॉमन कंज्यूमर्स हैं, कस्टमर्स हैं, वो हमेशा सेटिस्फाइड रहें। ठीक है, नेक्स्ट डिस्क्लोजर एंड ट्रांसपेरेंसी गारंटी एक्ट टाइमली पब्लिक रिपोर्टिंग ऑन ऑल मटेरियल मैटर इंक्लूडिंग फाइनेंशियल स्टेटस, ट्रू ओनरशिप एंड गवर्नेंस अपडेट। यानी कि हर एक कंपनी को एक ट्रांसपेरेंट वे में काम करना चाहिए। जैसे कि मैं एग्जांपल आपको देती हूँ, इन्फोसिस। इन्फोसिस एक बहुत बड़ी कंपनी है, ठीक है, काफी टाइम से रन सक्सेसफुली रन कर रही है। तो ये करती है हमेशा, हर मतलब क्वार्टरली निकालती है रिपोर्ट। ठीक है, अब उस रिपोर्ट के अंदर क्या होता है, पहली चीज तो ये होती है, वो ये बताते हैं कि इन्फोसिस की ऑनरशिप किसके पास है। ठीक है, कितना कितना परसेंटेज में, कि भाई 20% इन्फोसिस का मालिक ये है, 10% ये मालिक है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट वो उस रिपोर्ट में क्या बताते हैं, नेक्स्ट पॉइंट वो बताते हैं कि हमारी कंपनी कितना अच्छा ग्राफ के उस पे कि कितना कैसा रन कर रही है, क्या वो लॉस में चल रही है, क्या वो प्रॉफिट में चल रही है, या वो मतलब कहीं मिड टर्म पे चल रही है। ओके, अब इस रिपोर्ट को कौन एसेस कर सकता है, सब लोग एसेस कर सकते हैं, जो शेयर होल्डर है उस कंपनी में वो भी, जो स्टॉक मार्केट में पैसा लगाते हैं ना, कॉमन जनता भी जो है स्टॉक मार्केट के थ्रू डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज में इन्वेस्ट करती है ना। तो हम पब्लिक के लिए भी जो है जानना कि अगर कोई बड़ी कंपनी है जिसमें हम इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं अपना मनी, हार्ड अर्न मनी, तो हमें पता हो कि भाई उस कंपनी का ऑनर कौन है। ठीक है, क्या ग्राफ चल रहा है उस कंपनी का, क्या फाइनेंशियल स्टेटस है उस कंपनी का। नेक्स्ट बोर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी मैंने आपको पहले ही बता दिया, डायरेक्टर्स ऑफ बोर्ड का काम होता है एक स्ट्रॉन्ग स्ट्रेटेजिक गाइडेंस प्रोवाइड करना जिससे कंपनी क्या हो, सक्सेसफुली रन कर सके। अब मैं जो है ना बहुत इजी जो वर्ड्स का यूज करूँ, यहाँ पे बहुत कॉम्प्लेक्स लिखा हुआ है। मैंने चाहा कि मैं नोट्स जो है बहुत इजी बनाऊं, बट जब मैंने बुक की लैंग्वेज देखी तो मुझे लगा कि अगर मैं बिल्कुल ही सिंपल लैंग्वेज में नोट्स बनाऊंगी तो जो चेकर होगा ना, जो एग्जामिनर होगा, वो काट देगा। बिकॉज मैंने देखा है, अपने फर्स्ट ईयर में मैंने एक्सपीरियंस किया है कि अगर आप बुक की लैंग्वेज नहीं लिखोगे ना, अगर आप अपनी राम कथा लिख के आओगे तो आपको हमेशा पासिंग नंबर मिलेंगे। ठीक है, मैंने फर्स्ट ईयर में बहुत मेहनत की थी, बहुत ज्यादा। ठीक है, खूब अपनी लैंग्वेज में एक्सप्लेन किया, खूब अच्छे अच्छे से, इंट्रोडक्शन के साथ, कंक्लूजन के साथ। फिर भी एट द एंड मिला क्या, वही 100 में से 50 नंबर कहीं पे, 40 नंबर कहीं पे, किसी में 55। तो जो मैंने एनालाइज किया है वो ये है, जब मैं सेकेंड ईयर में मैंने पेपर दिए अपने,
तो मैंने ज्यादातर बुकिश लैंग्वेज उठाई, ठीक है, डेफिनेशंस वगैरह सब मैंने बुक से उठाई, पॉइंट्स मैंने सारे बुक से उठाए, तब मैंने ये चीज देखी कि वहां पे मेरे नंबर ठीक ठाक आए थे, मतलब 60s की लाइन में आए थे सब जगह पे। सो नेक्स्ट, सो बकवास बहुत हो गई, नेक्स्ट हम देखेंगे, नेक्स्ट हमें पढ़ने हैं इंटरनेशनल मॉडल ऑफ गवर्नेंस। जैसे मैंने आपको बताया कि हर एक कंट्री में अलग टाइप ऑफ मॉडल ऑफ गवर्नेंस होता है कॉर्पोरेट में, ठीक है। तो पहला हम पढ़ेंगे एंग्लो सैक्सन मॉडल, जो कि यूएस और यूके के अंदर है, जिसमें प्राइमरी फोकस किस पे होता है, ज्यादा ध्यान किस पे दिया जाता है, शेयर होल्डर्स पर। शेयर होल्डर कौन होता है, मैंने आपको पहले ही बताया, किसी कंपनी के अंदर जो लोग अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं ना, उनको कहते हैं हम शेयर होल्डर्स। नेक्स्ट इज कैपिटल सोर्सिंग। अब फंडिंग कहाँ से आती है, पैसा कहाँ से आता है, ज्यादातर ये क्या करते हैं, अपना शेयर बेचते हैं, ठीक है। जैसे कि कंपनी के अंदर 10% शेयर अगर किसी को बेच दिया, 2% शेयर अगर किसी को बेच दिया, तो फिर वो क्या करते हैं, उस कंपनी में पैसा लगाते हैं कि भाई हम 2% शेयर, मतलब 2% हम इस कंपनी के मालिक हुए तो हम आपको 10 लाख या फिर 5 लाख रुपए दे रहे हैं। आपने शार्क टैंक अगर किसी ने देखा होगा ना, तो उसको ज्यादा समझ में आएगा, जो शार्क टैंक जिसने देखा होगा। नेक्स्ट इज इक्विटी फाइनेंसिंग, उसी को कहते हैं जो शेयर बेचते हैं कंपनी का। नेक्स्ट इज बोर्ड स्ट्रक्चर। बोर्ड का स्ट्रक्चर कैसा होता है, कंपनी में जो बोर्ड होता है प्रॉपर, जो कंपनी के सक्सेसफुली रन करने के लिए जो डिसीजन वगैरह लेता है, तो बोर्ड स्ट्रक्चर हर एक टाइप ऑफ गवर्नेंस में होता है और हर एक कंपनी में होता है। तो यहाँ पे ज्यादातर किस पे ध्यान दिया जाता है, सिंगल टीयर टाइप पे, जहाँ पे स्पेशलाइज बोर्ड होता है जिसके अंदर मेंबर्स होते हैं और एक सीईओ होता है, ठीक है। सीईओ कौन होता है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द कंपनी। नेक्स्ट हम देखेंगे जापान में किस टाइप का मॉडल है। तो यहाँ पे ज्यादातर कंपनी ध्यान देती है एम्प्लॉयज पे, जो लोग काम कर रहे हैं कंपनी के अंदर, उनके इंटरेस्ट पे, रेदर देन शेयर होल्डर के इंटरेस्ट पे। हमने एंग्लो एंग्लो सैक्सन में क्या देखा कि वो शेयर होल्डर के इंटरेस्ट पे ज्यादा ध्यान दे रहे हैं, क्योंकि उनका जो पैसा है, जो इन्वेस्टमेंट है, वो कहाँ से आ रहा है, शेयर होल्डर्स से आ रहा है, कि जब वो उनके कंपनी के शेयर खरीदेंगे तो उन्हें पैसा मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे हम किस पे प्रोटेक्ट करने पे ध्यान दे रहे हैं, नेटवर्क्स पे। नेटवर्क क्या बोलते हैं, इनके जो लिंक्स होते हैं ना, हर कंपनी के अपने लिंक होते हैं ना, ट्रेड जब वो करते हैं या एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं या कोई भी प्रोडक्ट बना रहे हैं, सर्विसेज बना रहे हैं, तो भी उनके मार्केट में लिंक्स होते हैं, वो नेटवर्क को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, एज वेल एज एम्प्लॉय, जो उनके यहाँ पे काम कर रहा है बंदा, उनके इंटरेस्ट को वो ज्यादा देख रहे हैं रेदर देन शेयर होल्डर। वहीं अगर हम फ्रांसो जर्मन मॉडल देखें, तो हम वहां पे देख रहे हैं कि वो किस चीज को फोकस कर रहे हैं, स्टॉक होल्डर्स पर एंड इंटरनल लेबर रिप्रेजेंटेशन पे। सेम वही, कि जो एम्प्लॉय काम कर रहे हैं उन पर, और जो स्टॉक होल्डर यानी जो शेयर होल्डर है, इन दोनों चीजों पे वो ध्यान दे रहे हैं। अब ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है, इसलिए मैंने क्या किया है, पूरा प्रॉपर यहाँ पे डायग्राम दिखा दिया। अब ये पूछेगा तो नहीं, अगर बाई चांस पूछ लिया शॉर्ट नोट के अंदर, तो अगर आप ये डायग्राम ही बना दो बहुत है, बिकॉज उसको याद कर पाना इज टू टफ, ठीक है। एंग्लो सैक्सन में हम किस पे ध्यान दे रहे हैं, शेयर होल्डर्स पे। जापानीज मॉडल में हम किस पे ध्यान दे रहे हैं, नेटवर्क और जो कॉमन एम्प्लॉय काम कर रहे हैं उस पे। कंटिनेंटल मॉडल में हम स्टॉक होल्डर या शेयर होल्डर कह लो उन पे, एज वेल एज जो लेबर, इंटरनल लेबर यहाँ पे बोल दिया, बट एम्प्लॉय उसका नाम मतलब यही है कि एम्प्लॉय रिप्रेजेंटेशन पे हम ध्यान दे रहे हैं। नेक्स्ट इज कैपिटल सोर्सिंग, कहाँ से आ रही है, तो यहाँ पे इक्विटी फाइनेंसिंग, यानी कि जो शेयर वो बेचेंगे वहां से पैसा आ रहा है। यहाँ पे क्या है, जो नेटवर्क है कॉर्पोरेट का, कि जो सप्लायर है, बायर से, जैसे मैंने आपको बताया कि मार्केट के अंदर क्या होता है, नेटवर्क होते हैं, तो उनपे ज्यादा डिपेंड है कि कंपनी के जो सोर्स आएगा, फंडिंग आएगी, वो उस चीज से आएगी। यहाँ पे क्या है, बैंक ट्रांजेक्शन ओवर इक्विटी मार्केट, यहाँ पे बैंक के ऊपर वो ज्यादा डिपेंडेंट है। नेक्स्ट इज बोर्ड का स्ट्रक्चर, मैंने इसका बता दिया। सेकंड इज जापानीज। जापानीज मॉडल में बोर्ड का स्ट्रक्चर कैसा है, लार्ज सिंगल टीयर स्ट्रक्चर है, जहाँ पे बहुत ज्यादा मेंबर होते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या है, 2 टीयर सिस्टम है, जहाँ पे एक मैनेजमेंट बोर्ड होता है जो कंपनी को कैसे मैनेज करना है उस चीज पे ध्यान करता है। नेक्स्ट इज सुपरवाइजरी बोर्ड होता है, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं ना, वो सुपरवाइजरी के अंदर आते हैं। किसी कंपनी के अंदर किस टाइप के हम प्रॉपर, मतलब क्या चीजें हम बेटर कर सकते हैं, कहाँ पे हम क्या लूप होल से कंपनी के अंदर उस चीज पे काम करते हैं। नेक्स्ट इज कंट्रोल डायनेमिज्म। शेयर होल्डर वोट आउट पुअर डायरेक्टर बट एक्सर्ट नो डायरेक्ट ऑपरेशनल कंट्रोल, यानी कि यहाँ पे जो शेयर होल्डर्स होते हैं वो वोट करते हैं टू आउट पुअर डायरेक्टर। पुअर डायरेक्टर मतलब अगर कोई इस टाइप के डायरेक्टर्स हैं जो सही से इफेक्टिवली काम नहीं कर रहे, तो उनको कंपनी से हटाने के लिए शेयर होल्डर्स क्या कर सकते हैं, वोट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज मेन मैनेज टाइटली ऑन बिहाफ ऑफ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स वाई सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव हेड। तो यहाँ पे जो पूरी कंपनी को मैनेज करते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव हेड्स, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे इंस्टीट्यूशनल बैंक होल लॉन्ग टर्म कॉर्पोरेट स्टेट एंड मैनेज प्रॉक्सी रिप्रेजेंटेशन। यहाँ पे बैंक के हाथ में ज्यादा पावर होती है, ठीक है, जहां से उनको फंड्स आ रहे हैं। नेक्स्ट इज परसिस्टेंट गवर्नेंस चैलेंज। गवर्नेंस के अंदर अब क्या चैलेंज है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस में क्या चैलेंज है, क्या लूप होल्स है, ये हम देखेंगे। फर्स्ट इज इन्फोर्समेंट डेफिसिट।
जो प्रॉपर कंपनी के जो कोड्स हैं, है ना? रूल्स एंड रेगुलेशन वो बनाते हैं, उस पे वो स्टिक नहीं रहते, ठीक है? फर्स्ट सेकंड, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, प्रिवेंटिंग पर्सनल बायसेस ऑफ बोर्ड मेंबर ड्यूअलिटी फ्रॉम नेगेटिवली स्टेटिंग कंपनी चॉइसेस। तो यहाँ पे क्या होता है, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं ना, उनमें बहुत ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स रहता है, क्योंकि सब लोग, हर एक बंदा क्या चाहेगा कि भाई हमारी स्ट्रेटजी को अपनाया जाए, हमारी स्ट्रेटजी को अपनाया जाए, तो उनमें आपस में कहीं ना कहीं क्या लगा रहता है, कॉम्पिटिशन लगा रहता है, अपनी वो मतलब एक तरीके से बायस रहते हैं टुवर्ड्स देयर डिसीजन। Next is boardroom diversity. Cultivating a balanced board composition with the right mix of objective perspective, industrial skill and independent viewpoint. ये बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है, यानी कि जो बोर्ड मेंबर्स होते हैं वो सब लोग डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यूज उनके होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट स्किल्स उनके पास होती हैं, एंड उनके हर एक बंदे के अपने इंडिपेंडेंट व्यू पॉइंट होते हैं। तो एक प्रॉपर कंक्लूजन पे आना बहुत ज्यादा टफ हो जाता है कि एक डिसीजन लिया जाए, सबके मल्टीपल जो है अपनी वॉइस होती है, मतलब मल्टीपल व्यू पॉइंट्स होते हैं, तो इसीलिए किसी एक कंक्लूजन पे आना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। नेक्स्ट इज शेयर होल्डर ओवरसाइट, एक्टिवली मेंटेनिंग कंसिस्टेंट स्टेक होल्डर अकाउंटेबिलिटी एंड कीपिंग शेयर होल्डर एंगेज इन मॉनिटरिंग बोर्ड ऑपरेशन। देखो, शेयर होल्डर का क्या काम होता है कि किसी भी कंपनी, शेयर होल्डर ओवरसाइट का मतलब है कि जो शेयर होल्डर है कंपनी के अंदर, उनको हमेशा एक चेक बनाए रखना चाहिए अकाउंटेबिलिटी के ऊपर कि जो कंपनी रन कर रही है, ठीक है, उसके अंदर जो भी लोग हैं, जो मैनेजमेंट के लोग हैं, ठीक है, या जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, वो अपना काम सही से कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ठीक है। कहीं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो है बाइस तो नहीं है, ठीक है, किसी भी डिसीजन को लेके। तो ये सब चीजें कौन चेकआउट करते हैं? शेयर होल्डर्स, जो शेयर होल्ड करते हैं कंपनी के अंदर, ठीक है। यहाँ पे हमारा चैप्टर एंड होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, डू लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, एंड अगर कोई ऐसा पार्ट हो जो जो कंफ्यूजिंग लगा हो, ठीक है, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं दोबारा उसको एक्सप्लेन कर दूंगी, ठीक है, या आपको कमेंट में जो है ब्रीफली बता दूंगी। एंड फॉर द पीडीएफ यू कैन ज्वाइन माई टेलीग्राम ग्रुप, इग्नू पाठशाला, लिंक बिलो इन द डिस्क्रिप्शन।